आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं रोहित मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं अपने कॉलेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको पढ़ाऊंगा फंडामेंटल्स ऑफ एग्रोमेट्रोलॉजी एंड क्लाइमेटिक चेंज। ठीक है, और इस सब्जेक्ट के अंतर्गत जो मेरा आज का टॉपिक है वो है वायुमंडलीय दाब, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जिसको कहते हैं। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और कई सेमेस्टर में आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो वायुमंडलीय दाब क्या होता है, ठीक है, इसको कैसे हम मेजर करते हैं, इसकी कौन कौन सी इकाई होती है, इस सभी टॉपिक्स के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, इसका क्या महत्व होता है। तो सबसे पहले हम आपको सरल सी भाषा में बताना चाहेंगे कि वायुमंडलीय दाब क्या होता है। ठीक है, तो सरल सी भाषा में है कि जो हवा है, वायु, वो हमारे वातावरण के चारों तरफ जो है वो मौजूद है, और जब इस हवा पर किसी प्रकार का कोई जो है वो दबाव पड़ता है, ये हवा जो है वो किसी वस्तु पर जब अपना दबाव डालती है, तो इस प्रकार का जो दबाव होता है तो उसे हम वायुमंडलीय दाब कहते हैं। ठीक है, तो सरल सी भाषा में है कि जो ये वायुमंडल में व्याप्त हवा है, ये इसके अणुओं, हवा के जो मॉलिक्यूल्स हैं, इसमें किसी प्रकार का जो दाब पड़ता है तो वो किसी वस्तु पर जो है वो अपना प्रभाव दिखाती है, जिसे हम वायुमंडलीय दाब कहते हैं। या सरल सी भाषा में हम कह सकते हैं कि गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा जो हवा पर जो है वो एक दाब डाला जाता है, जिसे हम वायुमंडलीय दाब कहते हैं, और इसे हम किससे मापते हैं, बैरोमीटर से मापा जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से भी हम इसे सरल सी भाषा में डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो हम एक परिभाषा और बता सकते हैं आपको, इस प्रकार से भी हम डिफाइन कर सकते हैं कि वायुमंडलीय दाब पृथ्वी के वायुमंडल में मौजूद वायु अणुओं द्वारा किसी सतह पर लगाया गया बल है। ठीक है, तो यानी कह सकते हैं कि हवा में जो हमारे वातावरण में मौजूद हवा है, हवा के मॉलिक्यूल्स के द्वारा, हवा के अणुओं के द्वारा, ठीक है, जब किसी पर दाब डाला जाता है हवा के अणुओं पर, ठीक है, वायु के अणुओं द्वारा किसी सतह पर लगाया गया जो बल होता है, बल जो है वो उसे हम क्या कहते हैं, वायुमंडलीय दाब कहते हैं। इसे वायु दाब या कभी कभी बैरोमीटर दाब भी कहा जाता है। इसे क्या कहते हैं, वायु दाब या बैरोमीटर दाब भी कहा जाता है, क्योंकि 1600 के दशक में वायुमंडलीय दाब में होने वाले परिवर्तनों को मापने के लिए बैरोमीटर नामक उपकरण का आविष्कार किया गया था। ठीक है, तो इसे हम बैरोमेट्रिक दबाव भी कहते हैं, क्योंकि हवा का जो दबाव, वायुमंडलीय दाब है, उसको हम किससे मेजर करते हैं, मापते हैं, वो जो है बैरोमीटर से मापा जाता है। सरल शब्दों में हम कहें तो वायु का प्रत्येक अणु जब किसी वस्तु से टकराता है तो एक बल लगाता है। ठीक है, वायु का प्रत्येक अणु जब किसी वस्तु से टकराता है तो एक बल लगाता है, जिसे क्या कहते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो कहते हैं। ठीक है, वायुमंडलीय दाब इन अनेक बलों का योग होता है। औसतन पृथ्वी पर समुद्र तल पर वायुमंडलीय दाब 14.7 पाउंड प्रति वर्ग इंच होता है। तो वायुमंडलीय दाब इन अनेक बलों का योग होता है। औसतन पृथ्वी पर समुद्र तल पर वायुमंडलीय दाब जो होता है वो 14.7, ठीक है, पाउंड प्रति वर्ग इंच जो है वो होता है। इसका अर्थ यह है कि आपके पूरे शरीर के प्रत्येक वर्ग इंच पर लगभग 15 पाउंड का बल लग रहा है। ठीक है, तो हमारे जो है वो ये जो हवा के द्वारा दबाव डालता है समुद्र तल पर, पृथ्वी तल पर, वो 14 पॉइंट जो है वो 7 पाउंड जो है वो प्रति वर्ग इंच होता है। इसी तरह से मनुष्य के शरीर पर जो हवा का दाब होता है लगभग 15 पाउंड प्रति वर्ग इंच तो जो है वो होता है। तो इस प्रकार से जिस बल के द्वारा हवा के अणु आपस में टकराते हैं, ठीक है, और किसी चीज पे अपना दबाव डालते हैं, उसे हम वायुमंडलीय दाब जो है वो कहते हैं। इसे बैरोमीटर से मेजर किया जाता है। ठीक है, अब बात करेंगे वायुमंडलीय दाब की इकाई की। अगर बात करें, ठीक है, यूनिट ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर की अगर बात की तो वायुमंडलीय दाब को कई अलग अलग इकाइयों में मापा जाता है, लेकिन मानक अंतरराष्ट्रीय एसआई इकाई पास्कल है। ठीक है,
अगर हम बात करें जो है वो जनरल जो है वो, ठीक है, इसके मात्रक की बात किसी मेजर में करके कि बैरोमीटर से नापा जाता है। और इसका जो एसआई, ठीक है, एसआई जो पद्धति है, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय जो पद्धति है उसमें इसका मात्रक जो होता है वो पास्कल होता है। ठीक है, तो ये हमें पॉइंट याद रखना है। इसका नाम ब्लेज पास्कल के नाम पर रखा गया था। ठीक है, तो इसका जो पास्कल नाम है वो किस पे रखा गया था? ब्लेज पास्कल के नाम पर रखा गया है, जो एक फ्रांसीसी भौतिक विज्ञानी थे और जल गतिकी में अपने कार्यों को प्रारंभिक बैरोमीटर के साथ प्रयोगों के लिए प्रसिद्ध थे। ठीक है, तो इनका जो नाम है वो ब्लेज पास्कल के द्वारा जो है वो रखा गया था, जो कि एक फ्रांसीसी भौतिक विज्ञानी थे। ठीक है, जो एक फ्रांसीसी जो है वो भौतिक विज्ञानी थे और जल गतिकी, ठीक है, जल गतिकी में अपने कार्य और प्रारंभिक बैरोमीटर के साथ प्रयोगों के लिए जो है वो प्रसिद्ध थे। ठीक है, तो इन्होंने कई सारे जो है कार्य किया था, जल गतिकी के विषय में कार्य किया था, जिसके लिए काफी फेमस थे। तो इस प्रकार से जो है वो एक पास्कल जो है पीए एक छोटी इकाई है जो एक वर्ग मीटर सतह पर लगाए गए 1 न्यूटन के बल के बराबर होती है। यानी अगर हम मेजर करें कि एक पास्कल जो होता है, एक पास्कल जो है वो किसके बराबर होता है? एक पास्कल जो होता है 1 वर्ग मीटर सतह पर लगाए गए 1 न्यूटन बल के बराबर जो है वो 1 पास्कल जो है वो होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो हम कह सकते हैं कि मतलब कि हवा के अणुओं के द्वारा जो डाला गया जो है वो दबाव होता है वो लगभग 1 न्यूटन के बराबर होता है। ठीक है, 1 न्यूटन के बल के बराबर जो है वो होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है वो इसका बराबरी होता है और इसी कारण जो है वो आधुनिक वैज्ञानिक वायुमंडलीय दाब की चर्चा में किलो पास्कल या केपीए का अधिक उपयोग करते हैं। ठीक है, तो आधुनिक वैज्ञानिक वायुमंडलीय दाब की चर्चा में लगभग किलो पास्कल का अधिक प्रयोग जो है वो किया जाता है। ठीक है, ये मिलीबार एम्बियर का उपयोग कर सकते हैं जो 100 पास्कल के बराबर होता है। इसे क्या होता है? मिलीबार का के उपयोग कर सकते हैं जो कि 100 पास्कल के लगभग बराबर होता है। इंच ऑफ मरकरी INHG का उपयोग कर सकते हैं जिसकी उत्पत्ति प्रारंभिक पारे भरे बैरोमीटर से हुई है। तो इसमें कह सकते हैं इंच ऑफ मरकरी, जिसको हम INHG कहते हैं, उसको जो है उसका उपयोग कर सकते हैं। इसकी उत्पत्ति जो हुई है वो प्रारंभिक पारे से भरे बैरोमीटर से हुई है। किससे हुई है? प्रारंभिक पारे से भरे बैरोमीटर से उसकी उत्पत्ति हुई है। वायुमंडलीय दाब का कारण की अगर बात करें, केसेस ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, वायुमंडलीय दाब के कारण की बात करें तो वायुमंडलीय दाब का जो कारण है वो है वायुमंडलीय दाब वह बल है जो वायु के अणु किसी सतह पर लगाते हैं और क्योंकि हम गुरुत्वाकर्षण वाले ग्रह पर रहते हैं। ठीक है, तो गुरुत्वाकर्षण में क्या होता है कि पृथ्वी के अंदर जो है वो गुरुत्वीय ऊर्जा होती है, गुरुत्वाकर्षण बल होता है जिसके द्वारा किसी वस्तु को आकर्षित करती है। तो हवा का जो है वो हवा का जो भार होता है, ठीक है, हवा में भी वजन होता है, हवा का जो भार होता है वो गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा पृथ्वी के सतह से टकराती है। ठीक है, और इस जिस फोर्स से वो टकराती है उसे हम वायुमंडलीय दाब कहते हैं। ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं? वायुमंडलीय दबाव कहते हैं। यानी हवा जो है जिस दाब से जो है वो पृथ्वी की सतह पर टकराती, समुद्र की सतह पर टकराती है, उसे जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहा जाता है। यह लगभग 14.7 पाउंड के बराबर जो है वो होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है वो हम कह सकते हैं कि वह दाब जो होता है, गुरुत्वीय दाब, वह बल है जो वायु के किसी सतह पर लगाते हैं और क्योंकि हम गुरुत्वाकर्षण वाले ग्रह पर रहते हैं तो हवा को जो है वो गुरुत्वाकर्षण बल जो अपनी ओर आकर्षित करता है, जिसे हम गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। ठीक है, इसलिए वायु के अणु एक ही दिशा में नीचे की ओर खिंचते हैं जहां वे दूसरे पर दबाव डालते हैं और उसके बल लगभग एक ही दिशा में जुड़ जाते हैं। कहने का मतलब है कि गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी किसी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है। तो इसी प्रकार से वायु के जो वायु का जो भार है उसको भी पृथ्वी अपनी ओर जो है वो आकर्षित करती है।
यानी कि नीचे की ओर जो है वो हवा के अणुओं को खींचती है और वह एक दूसरे पर क्या करते हैं, दबाव डालते हैं, प्रेशर डालते हैं। जब हवा के कण नीचे की ओर खींचेंगे तो एक कण दूसरे अणु पर क्या करेगा, दबाव डालता है, ठीक है, और उनके बल लगभग एक ही दिशा में जुड़ जाते हैं, जिससे वो काफी ज्यादा जो है वो प्रेशर जो है वो डालते हैं। किसी स्थान पर वायुमंडलीय दाब की मात्रा को प्रभावित करने वाले कई कारक होते हैं, जिनमें नीचे दिए गए कारक भी शामिल है। कहने का मतलब कि वायुमंडलीय दाब की मात्रा को प्रभावित करने वाले कई सारे फैक्टर होते हैं, जैसे कि कई सारे जो है वो फैक्टर हैं। कौन कौन से फैक्टर हैं, जैसे हम ये बात कर सकते हैं ऊंचाई की अगर बात करें, ठीक है, ऊंचाई की बात करें तो ऊंचाई जो है वो वायुमंडलीय दाब को क्या करता है, प्रभावित करता है। किस प्रकार से प्रभावित करता है, तो ऊंचाई बढ़ने के साथ वायुमंडलीय दाब कम होता जाता है, ठीक है, लगभग 5.5 किलोमीटर यानी कि 18,000 फीट की ऊंचाई पर वायु दाब आधा हो जाता है। तो इस प्रकार से क्या है कि कई सारे फैक्टर हैं जो कि वायुमंडलीय दाब को प्रभावित करते हैं। हम सबसे पहले बात करेंगे ऊंचाई की। ऊंचाई का जाने पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ वायुमंडलीय दाब जो है वो कैसे होता है, कम होता है, ठीक है। अगर ऊंचाई बढ़ती है तो वायुमंडलीय दाब क्या होगा, कम हो जाएगा और एक ऐसा क्षेत्र आएगा जहां पर वायुमंडलीय दाब बिल्कुल नगण्य हो जाएगा, ठीक है, यानी कि ऐसा गुरुत्वाकर्षण का जहां पर गुरुत्वाकर्षण जो है बल कम कार्य करेगा, ठीक है, वहां पर क्या होगा कि वायुमंडलीय दाब जो है वो कम हो जाएगा, ठीक है। लगभग 5.5 किलोमीटर यानी 18,000 फीट की ऊंचाई पर वायु दाब आधा हो जाता है। कहने का मतलब लगभग 18,000 की ऊंचाई पर जो है वो वायुमंडलीय दाब क्या होगा, आधा हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है वो काफी कमी हो जाती है ऊंचाई पर। माउंट एवरेस्ट यानी कि लगभग 29,000 फीट की चोटी पर वायुमंडलीय दाब समुद्र तल पर अनुभव किए जाने वाले दाब का लगभग 1/3 होता है। तो लगभग से माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई लगभग 29,000 जो है फीट जो है 29,000 के लगभग फीट ऊपर जाने पर क्या होता है कि जो समुद्र तल पर वायुमंडलीय दाब होता है, यानी पृथ्वी तल पर समुद्र तल पर जो वायुमंडलीय दाब है उसका 1/3 जो है ही हो जाता है, मतलब 1/3 हो जाता है, बहुत ही कम हो जाता है वायुमंडलीय दाब। तो इस प्रकार से बहुत ज्यादा जितनी ही ऊंचाई पर हम जाएंगे वायुमंडलीय दाब क्या होगा, उतना ही कम होता जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है वो वायुमंडलीय दाब में क्या होता है, 1/3 की जो है वो कमी हो जाती है। इसका सीधा कारण यह है कि इतनी ऊंचाई पर पृथ्वी के अधिकांश वायु अणु आपके ऊपर की बजाय आपके नीचे होते हैं। तो इसका सीधा कारण यह है कि इतनी ऊंचाई पर क्या होता है, पृथ्वी के अधिकांश वायु अणु आपके ऊपर के बजाय आपके नीचे हो जाते हैं। इस प्रकार से वायुमंडलीय दाब काफी घट जाता है। तो ये ऊंचाई का भी काफी ज्यादा प्रभाव पड़ता है। यदि आप जो है क्या होता है कि यदि आप वायुमंडलीय दाब को आपके ऊपर दबाव डालने वाले वायु अणुओं के भार के रूप में समझते हैं तो यह समझना आसान है कि माउंट एवरेस्ट की चोटी पर यह भार कम होना चाहिए, आपके ऊपर द्रव्यमान जो है वो कम होता है। तो यदि वायुमंडलीय दाब को, ठीक है, आपके ऊपर दबाव, ठीक है, आपके ऊपर दबाव डालने वाले वायु अणुओं के भार के रूप में समझते हैं तो यह समझना आसान है कि माउंट एवरेस्ट की चोटी पर यह भार कम होना चाहिए और उसके द्रव्यमान भी कम होते हैं। तो इस प्रकार से जो है वो वायुमंडलीय दाब का काफी प्रभाव पड़ता है, ठीक है। ऊंचाई पर उसके हवा पतली होती है और हल्की महसूस होती है, भले ही प्रत्येक वायु अणु द्रव्यमान समान हो, ठीक है। तो वहां पर कैसा महसूस होता है, ऊंचाई पर हवा काफी पतली होती है, मतलब कि भले ही वायु का द्रव्यमान ज्यादा हो लेकिन हवा काफी हल्की महसूस होती है, ज्यादा उस पर कोई दबाव नहीं डालती है, वो ऊपर की तरफ होती है, मतलब जो नीचे के ऊपर दबाव डालती है वो ऊपर की ओर ऊंचाई की तरफ जो होती है बिल्कुल हल्का दबाव डालती है। तो कह सकते हैं कि ऊंचाई के बढ़ने पर जो है वो जो हवा की जो ऊंचाई के बढ़ने पर जो वायुमंडलीय दाब है वो काफी कम हो जाता है। लगभग 29,000 फीट ऊपर जाने पर लगभग 1/3 जो है वो वायुमंडलीय दाब होता है, बिल्कुल हवा का कोई भी दबाव नहीं होता है, प्रेशर नहीं होता है। तो ऊंचाई पे जाने पर काफी जो है वो वायुमंडलीय दाब जो है घट जाता है, ये हम प्रूव कर सकते हैं,
ठीक है। तो इस प्रकार से और भी कई सारे फैक्टर हैं जो कि वायुमंडलीय दाब को जो है वो प्रभावित करते हैं, वो हम नेक्स्ट क्लास में आपको जो है वो बताएंगे। तो आज की क्लास में स्टूडेंट बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम नए टॉपिक के साथ आपसे फिर मिलेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, तो आप सब बिल्कुल हमारी क्लास में कंटिन्यू बने रहिए, और हम जो हमारे अन्य सब्जेक्ट हैं वो भी हम स्टार्ट कर चुके हैं और हमारी टीम के द्वारा। तो आप बिल्कुल अच्छे से पढ़ें, और किसी प्रॉब्लम होती है तो बिल्कुल आप हमसे जो है वो बता सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।